ओके, तो अपन कवर करेंगे पेस्ट बिन, ठीक है। उस साइड पे फॉर्म में बैठे। ठीक है। ओके, सो जो टॉपिक अपन कवर करेंगे ना वो रहेगा पेस्ट बिन, ठीक है। उस जगह बैठे वहाँ पे वहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पेस्ट बिन, ठीक है ना। पेस्ट बिन जो है पर्पजली, पेस्ट बिन का मतलब पर्पस क्या था। पेस्ट बिन इनिशियली जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी मतलब एक वेबसाइट है। तो पेस्ट बिन में क्या होता है कि आप अपने कंटेंट को उनकी वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पे एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल का लिस्ट से कुछ कंटेंट है, या फिर कुछ जेसन कंटेंट है, या फिर कुछ भी एक्सएमएल फॉर्म में कंटेंट है, या कुछ भी एनी डेटा जो आप एक सिंपल फाइल का डेटा है, टेक्स्ट है मेरे पास बहुत बड़ा वाला किसी भी फॉर्मेट में, उसको कॉपी करके मैं एक पेस्ट बिन के वेबसाइट पे जाके एक पेस्ट के अंदर डालना चाहता हूँ, उसको वो लोग बोलते हैं पेस्ट। कॉपी पेस्ट करते हैं ना अपन, तो वो पेस्ट करने का मतलब कि आपने उनकी वेबसाइट में जाकर उस कंटेंट को डाल दिया। जैसे ही उस कंटेंट को पेस्ट के बिन के अंदर आपने अपलोड करा, वैसे ही उस कंटेंट को पेस्ट बिन के अंदर पता चल जाएगा करके कि ओके कंटेंट आपने अपलोड किया, ठीक है। और अपलोड उसको पेस्ट करने के बाद आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है कि ओके इसको पेस्ट कर दो, यानी कंटेंट क्रिएट कर दो। तो जैसे आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे, वो कंटेंट क्या होगा, पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा सबको। तो पेस्ट बिन क्या करेगा ना, pastebin.com, जैसे अगर पेस्ट बिन में अगर आप नॉर्मली बात करो तो वो क्या करेगा आपके लिए, वो करेगा आपके पास pastebin.com/abcdef से कुछ भी लिंक जनरेट कर दिया उसने, या आपके लिए लिंक जनरेट कर देगा वो ऐसे करके, शॉर्ट यूआरएल की तरह जैसे लिंक होता है ना, वैसे पीछे एक छोटा सा कुछ भी अपेंड करके लिंक जनरेट कर देगा। अभी ये जो लिंक बनाया आपका, ये लिंक आपको किसी के साथ भी शेयर करो, जिसके साथ भी आप लिंक शेयर करोगे वो बंदा आपने जो कंटेंट पेस्ट किया था उसको रीड कर सकता है, नहीं उसको रीड कर सकता है, पहुंच नहीं जाएगा, उसको रीड कर सकता है, ठीक है। तो ये पेस्ट बिन का पर्पस है। मतलब आप किसी भी कंटेंट को कहीं पर जाकर पेस्ट करो और उस कंटेंट को पेस्ट करते ही आपको एक यूनिक लिंक दिया जाएगा, उस यूनिक लिंक को आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, है ना। नॉर्मल जैसे भी आप शेयर करो, शेयर करने के बाद उस लिंक को आप उसी बंदे को पकड़ा दो और वो बंदा उस लिंक को देख के पता कर लेगा कि ठीक है मेरा कंटेंट ये हो गया वो हो गया जो भी है, ओके। ये पर्पज है पेस्ट बिन का, है ना। अब पेस्ट बिन की वेबसाइट बहुत सिंपल है, आपको उस पर जाना है, एक कंटेंट पटकना है और उस कंटेंट को आपको यूज कर लेना है, जैसे भी लाइक है टेक्स्ट फॉर्मेट जो भी है, मतलब ठीक है, मेक सेंस। आगे पर्पस समझ पेज में। अब इस सिस्टम को हमें डिजाइन करना है, तो इसका पर्पस क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले तो पेस्ट बिन का मतलब क्या हुआ कि आप अगर कहीं पे कुछ कंटेंट अपलोड कर रहे हो, मतलब उस कंटेंट में पहली बात तो पेस्ट बिन ओनली टेक्स्ट कंटेंट सपोर्ट करता है। पेज में आप नॉर्मल कुछ और कंटेंट अपलोड करोगे तो वो सब सपोर्ट नहीं करेगा, ओनली आपने तो बोला भी जेसोन सपोर्ट करता है, ये सब करता है। हाँ, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में जो कंटेंट होते हैं, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में जो कंटेंट होता है उसी को सपोर्ट करता है पेस्ट बिन, ठीक है। तो आप नॉर्मली पीडीएफ सपोर्ट नहीं करता, पीडीएफ आप नहीं डाल सकते, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो जेसॉन, एक्सएमएल ये सब फाइल्स होती है ना, जैसे तो जेसॉन फाइल के अंदर जेसॉन कंटेंट होता है, किसी और के अंदर कोई दूसरे फॉर्म में कंटेंट होता है, उस कंटेंट को आप वहाँ डालो और आई थिंक उसके कैरेक्टर सेट वगैरह चेंज करके वो फॉर्मेटिंग प्रॉपर्ली सपोर्ट कर सकता है, बट स्टिल इट्स अ चैलेंज कि आप कैसे सपोर्ट करवाओगे, क्या करवाओगे, ठीक है। तो ये पर्पज है पेस्ट बिन का। तो नॉर्मल एप्लीकेशन समझ में आई नहीं है पेस्ट बिन की, क्या एप्लीकेशन है पेस्ट बिन की, कि आप किसी भी जगह जाते हो, आपको पेस्ट बिन की वेबसाइट पे जाके एक कंटेंट अपलोड करना होता है और उस कंटेंट को पेस्ट बिन की जो वेबसाइट है वो आपको बता देगी कि प्रॉपर फॉर्मेट में डाल देती है उसका। एग्जैक्टली फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करेगा, फॉर्मेटिंग तो आपने जो भेजी वो के वही फॉर्मेटिंग रखनी है ना, क्योंकि आप चाहते हो सामने वाले बंदे को भी उसी फॉर्मेटिंग में दिखे वो, लिंक जनरेट करने के लिए, ओनली लिंक जनरेट करेगा वो, एग्जैक्टली। तो आपको आपके सिस्टम पे लाके बंदे के साथ मेल करने की या फिर और तरीके से शेयर करने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पे जाओ, अपने कंटेंट को उस पर पेस्ट करो, गूगल डॉक से भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली गूगल डॉक से भी कर सकते हैं, गूगल डॉक भी नया डॉक जनरेट कर देता है, उस डॉक आप उसका शेयर कर दो, करेक्ट। लेकिन पेस्ट बिन में क्या है, गूगल डॉक में फिर भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रहती है। पेस्ट बिन नॉर्मली किसी बंदे ने नॉर्मल बनाया था करके कि मुझे कोई भी कंटेंट शेयर करना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो पेज बिन बंदे ने नॉर्मल गूगल डॉक में तो वो देनी पड़ती है परमिशन होती है ना करके, एग्जैक्टली। तो पेज बिन में क्या होता है, हालांकि अब तो पेज बिन भी बहुत एडवांस हो गया, अब वो भी परमिशन लगाने लग गए होंगे, बट पहले जब इनिशियली डेज में पेज बिन जब बनाया गया था वो यही सोच के बनाया गया था कि मेरे पास कुछ कंटेंट है, मुझे शेयर करके किसी और को देना है। अब उसके लिए मैं गूगल डॉक पे जाऊंगा, परमिशन सेट करूंगा, तो उतनी हैसल हो गई, मतलब वो व्हाई डू यू वांट टू डू दैट मच ऑफ वर्क, सिंपल एक टेक्स्ट शेयर करने के लिए उसको सिंपली पहुंचा दो ऐसे ही, तो उसके लिए पेज बिन बना था, ठीक है। अब फंडा बहुत सिंपल है,
जस्ट लाइक शॉर्ट यूआरएल जनरेट करते हैं अपना, उसी तरह की प्रॉब्लम है देखा जाए तो। आपको सिंपली किसी वेबसाइट पे जाना है, अपना टेक्स्ट वहाँ पेस्ट करना है, क्रिएट लिंक करना है, लिंक क्रिएट करते ही लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप एक्सेस करो, वो एक्सेस करे, कोई भी एक्सेस करे, पेस्ट मिल गया, लिंक हो गया। वही इसको आप अनोनिमसली भी कर सकते हो जनरेट, नॉन अनोनिमसली भी कर सकते हो, बंदे से लॉगिन कराओ तभी जनरेट कराओगे, या फिर अनोनिमसली भी कर सकते हो, छोटे से टेक्स्ट को जनरेट कराने के लिए अप टू 1 MB आप ले से अनोनिमस भी कर पा रहे हो, ये राइट, ये कर सकते हो राइट। तो ये फ्री है, तो ये फ्री है राइट, ये फ्री है सर्विस इंटरनेट पे। पेज बिल्ड मतलब एसेंशियली खुद से ऐसा पैसे लेने की वो नहीं करता क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, मेक सेंस। तो पेज में उसमें पैसे लेने की जरूरत नहीं है, तो वो उसने फ्री में सर्विस दे रखी है। अब प्रॉब्लम क्लियर हो गई ना क्या है, अब लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट वन बाय वन कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों हैं, और कैसे इसको नए एडवांस तरीके से हम बना सकते हैं ना, कैसे सॉल्व करेंगे। तो फंड आपको ये पता चल गया करके कि यूजर आएगा, अपना कंटेंट डालेगा और ये सब। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वेबसाइट पे जैसे नॉर्मल डेज में भी हमारे पास किसी वेबसाइट पे कितने नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन होती है, वो पता भी होनी चाहिए कि भाई पेज बिल्ड पे कितने पेस्ट अपलोड करेंगे और कितने लोग उसको रीड करने के लिए आएंगे, करेक्ट। तो लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि एक दिन में मेरे पास 1000 पेस्ट जनरेट करता हूँ मैं, ये हो गया राइट, मतलब 1000 पेज जनरेट होंगे मेरे पर आवर। लेट्स एक दिन में करें, आवर में करें, अगर आप देख लेते हैं कंटेंट अपन बना के, अभी स्टार्टिंग में करते हैं पर दिन पर डे, ठीक है। तो 1000 पेस्ट अपने पर डे हो गए, ठीक है। ये तो बंदा राइट कर रहा है, लेकिन रीड कितने कर रहे हैं पर डे? एग्जैक्टली, रीड तो ज्यादा करेंगे। तो लेट से रीड हो रही है आपके पास 1 लाख, नहीं 1 लाख हो जाएंगे कम से कम 10 की पावर 1 करता है ना पेस्ट पर डे। अब रीड करेंगे इसको 100 के गुना में, एक पेज को 100 लोग पढ़ रहे हैं, मतलब तो 1000 पेज अगर आप जनरेट करें तो 1 लाख लोग उसे रीड कर रहे हैं, ठीक है। जनरल कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, कोई इसमें अजम्पशन नहीं है, कोई मैंने मलेसा नहीं करा है, मैं नॉर्मली नंबर ले लिया बस, एक कुछ भी रैंडम, ठीक है। अब एक पेस्ट अगर मैं जनरेट करता हूँ, लेट से एक पेस्ट ऑन एन एवरेज कितना MB का होगा मेरे पास, लेट से 1 MB का होगा, मान लो बहुत छोटा नंबर लिया ये भी ना। तो एक पेस्ट अगर 1 MB का हो तो 1000 पेस्ट पर डे का जनरेट करा तो कितने MB का डेटा हो गया मेरे पास, 1 × 1000 यानी 1000 MB। 1000 MB मतलब ऑलमोस्ट 1 GB, मतलब 1 GB का डेटा मैं डेली जनरेट कर रहा हूँ। 1 GB डेटा डेली इज नॉट अ बिग डील राइट, चलता है, ठीक है, लेट्स से, है ना। अब अगर मान लो मेरी सर्विस स्केल होती है कल को, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले इसमें, डेटा को रखने की, स्टोरेज की प्रॉब्लम है कि अगर तुम 1 GB डेटा डेली जनरेट कर रहे हो, लेट्स से कल को 1000 पेज पर डे की जगह 1000 पेज पर आवर हो गया, तो एक दिन में कितने हो गए, 24000 पेज बन रहे हैं आपके पास, 24 GB हो गया, तो 24 GB हो गया ना एकदम से, तो कितना स्केलेट हो गया। अब मान ले कल को कोई और बंदे ने मेरी सर्विस को सोचा कि यार ये तो बढ़िया सर्विस है, इसको तो मैं अपनी एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकता हूँ, छोटा छोटा बनाने के लिए, ऑटोमेटिकली वो काम करना चालू कर दिया उसने, तो वो 1000 से 24000 तक पहुंचा था, लेकिन 24000 से 24 लाख कब पहुंचेगा पता भी नहीं चलने वाला, राइट। सो सिस्टम में प्रॉपर रेट लिमिटिंग वगैरह सब रखनी पड़ेगी अपने को, है ना। बट स्टिल एज अ नॉर्मल नंबर कि अगर आप कोई भी पेज जनरेट करते हो, उसको क्या हमको डेटाबेस में रखना सेंस बनेगा, नहीं, कहाँ रखना चाहिए उस पेज को हमको, डिस्क में रख लो, डिस्क में। अब डिस्क में रखने का मतलब कहाँ पे जाना चाहिए वो डेटा, क्योंकि उस डेटा को हम तो रीड करेंगे नहीं, कुछ क्रॉलिंग, उस इंडेक्सिंग तो लगेगा नहीं, जो कंटेंट है फाइल का उसमें तो कुछ इंडेक्सिंग लगेगी नहीं ना, उसमें जरूरत ही नहीं है। तो आइडियली वो डेटा कहाँ जाना चाहिए, उस डेटा को हमें रीड करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा डेटा किसी जगह पटक दो बस, और वहां जो कोई मांगे रीड कर उसको उठा के दे दो बस। तो क्या सबसे बेस्ट जगह है इस डाटा को रखने, इस टाइप के डेटा को रखने के लिए, डिस्क मतलब कहाँ पे, डिस्क तो सिस्टम में होती है, कंप्यूटर में होती है, लेकिन नॉर्मल अगर आप प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें, अगर कंपनी को यूज करना रहा तो उनके लिए डिस्क का मतलब क्या है, डिस्क का मतलब यहाँ पे हो गया S3 बकेट, ठीक है, क्या हो गया S3 बकेट, S3 बकेट हो गया या कोई भी क्लाउड स्टोरेज, है ना। सो जिस चीज को अपन डिस्क बोल रहे हैं वो इवेंचुअली एक S3 बकेट की तरह काम आएगी क्लाउड में, ठीक है। एनी क्वेश्चन नहीं है, ओके, ठीक है। इसका मतलब कि जब भी कोई बंदा एक पेज जनरेट करवाना चाहता है या फिर कोई फाइल को अपलोड करवाना चाहता है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा ना, उसके कंटेंट को लूंगा, S3 बकेट में एक फाइल बना के अपलोड कर दूंगा, और उस फाइल के लिंक को सबके साथ शेयर करता रहूंगा आए दिन, है ना, ताकि लोग उस फाइल के कंटेंट को रीड कर पाए। अच्छा प्लान है, चल जाएगा सर्विस मोस्टली, राइट। ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे हम इसको करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे होगा एक वेब क्लाइंट, करेक्ट, एक वेब क्लाइंट होगा हमारा, मतलब कोई भी मोबाइल डिवाइस हो गया या फिर हमारा डेस्कटॉप क्लाइंट हो गया, ठीक है। इस पे आके बंदे ने अपना पेज टाइप करना चालू करा है, यहाँ पे किसी फाइल से उठा के किया या फिर खुद से पेज डाल रहा है, जो भी वो करना चाहता है, ठीक है ना। उस पेज को नीचे से क्रिएट बटन पे क्लिक करा,
क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही क्या होना चाहिए सबसे पहले, व्हाट डू यू थिंक, मतलब कि जो मेन एसेंशियल चीज है सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए? लिंक जनरेट होके देना चाहिए। लिंक जनरेट होकर देना चाहिए। इधर तुम बोल रहे हो सर लिंक जनरेट कर दो, ओके। अब अगर आप किसी फाइल के लिए लिंक जनरेट कर पाओगे यहाँ पे, है ना, तो इसका मतलब आपने एक लिंक पहले जनरेट कर दिया, है ना। अब लिंक जनरेट करने के बाद क्या करेंगे फिर? अब तुम बोलो लिंक पहले जनरेट करा लो, ठीक है। अब लिंक जनरेट करा लो पहले, फिर उसका क्या करोगे? तो कंटेंट डालेंगे ना, क्योंकि लिंक उसको देना पड़ेगा क्रिएट एपीआई में। ठीक है, तो कंटेंट पहले अपलोड करो, पहले कंटेंट डालोगे या पहले लिंक जनरेट करवाओगे? पहले कंटेंट अपलोड करवाएंगे ना। एग्जैक्टली राइट। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे ना यहाँ पे अपन, सबसे पहले जो भी कंटेंट था ना, इस पूरे कंटेंट को हमने क्या करना है, इस पूरे कंटेंट को सबसे पहली एपीआई को जो बैकएंड में जाएगी कंटेंट डालते ही, वो जाएगी अपलोड तो मैं उसी बोल रही हूँ कि उसी एपीआई की रेस्पॉन्स में दे देंगे ना। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो इस एक में पता, एक मिनट रुको तो सही, कंटेंट को अपलोड करने का ट्राई करेंगे तो सबसे पहले, ठीक है। इस कंटेंट को जब अपन अपलोड करेंगे, इस कंटेंट को मैं अपलोड करूंगा /API/v1 लेट्स से, जो भी मेरा आगे का प्रीफिक्स है वो, और उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, केवल करूंगा अपलोड, है ना। अपलोड का मतलब ये मेरी पोस्ट एपीआई बन जाएगी जिसमें मेरे को कंटेंट डाल के रखना है, ठीक है। मैंने इसमें कंटेंट अपलोड कर दिया। ये जो पोस्ट एपीआई बनी है, इस एपीआई में रेस्पॉन्स में मुझे क्या मिलना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक मुझे रेस्पॉन्स मिलना चाहिए यहाँ पे? मैं सोच रही हूँ कि इसमें 201 दे देंगे क्रिएटेड, हाँ। रेस्पॉन्स में लिंक दे देंगे। रेस्पॉन्स में लिंक दे देंगे, एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड। कि इसको आप बोल दो करके कि ये पोस्ट एपीआई है लेट्स से, है ना, और इसका रेस्पॉन्स आ जाएगा 201 क्रिएटेड, और रेस्पॉन्स में क्या आ जाएगा, एक लिंक आ जाएगा कि भाई ये लिंक जनरेट हो गया आपका। मेक सेंस? परफेक्ट, ओके। अब ये फाइल का कंटेंट अपलोड जैसे बैकएंड में पहुंचेगा आपके पास, तो बैकएंड में आपसे क्या करोगे, इस कंटेंट को S3 बकेट में डालेंगे। S3 बकेट में ट्राई मूव करने का ट्राई करोगे सबसे पहले, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर यहाँ पे यूजर 1 MB का या 1.5 MB का या 2 MB का जितना भी डेटा अपलोड करवाना चाहता है, उसको आपने क्या करा, सबसे पहले आपके बैकएंड में एज एन एपीआई पहले कलेक्ट करा, पूरा कंटेंट बैकएंड में पहले पहुंचेगा, फिर बैकएंड में आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को जिप नहीं करेंगे, उस फाइल को आपको बैकएंड में पहले आपके एप्लीकेशन सर्वर पे क्रिएट करना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर 5 MB का कंटेंट है, लेट्स से मान लो कंटेंट थोड़ा ग्रो हो गया, 5 MB का कंटेंट, तो पूरा 5 MB का कंटेंट आपके एपीआई सर्वर पे पहले पहुंचना चाहिए। उस 5 MB के कंटेंट को आपको पहले अपने नॉर्मल एप्लीकेशन सर्वर पे, लेट्स से आपके यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सर्वर रन हो रही है, ये 4 एप्लीकेशन सर्वर, 5 एप्लीकेशन सर्वर है लेट्स से, इन 5 एप्लीकेशन सर्वर में जिसमें भी रिक्वेस्ट गई है उसमें पहले 5 MB की फाइल लोकल बनेगी और वो फाइल को अपलोड करेगा फिर वो S3 बकेट के अंदर यहाँ पे, ठीक है, समझे कैसे काम करेगा? भाई नॉर्मली आप फाइल के कंटेंट को मूव नहीं कर सकते ना, पहले उस फाइल को लोकली सर्वर बनाना पड़ेगा और फिर उसको कंटेंट को मूव करोगे, है ना, करेक्ट। तो इसका मतलब 5 MB का डेटा पहले सर्वर पे कलेक्ट होगा, उसको आपने S3 बकेट पे पहले मूव करना है। ये बात क्लियर होगी ना कि कैसे करेंगे अपन? एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, पहले एप्लीकेशन सर्वर पे पहुंची, एप्लीकेशन सर्वर ने उसकी पहले उस सारे कंटेंट को आने का वेट किया, जितना टाइम भी उसको लगा उसने वेट करा उतना, आने के बाद उसने क्या करा, उस कंटेंट को एक फाइल बना ली लोकल में फाइल बना ली। आपको जब भी क्लाइंट से डेटा मिलता है ना तो एक स्ट्रीम के फॉर्म में मिलता है, किसके फॉर्म में मिलता है, स्ट्रीम फॉर्म में। तो आपने कभी देखा होगा करके, जावा में भी अपन काम करते हैं, कोड करते हैं, तो अपने को बफर रीडर और ये सब चीजें मिलती हैं, करेक्ट। तो ये क्या होता है ना, एक बफर स्ट्रीम होती है करके, उसको बोलते हैं फाइल स्ट्रीम या बफर स्ट्रीम जो भी बोलो, ठीक है। एक स्ट्रीम फॉर्म में आपको मिलता है, उस स्ट्रीम को पूरे डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है और उस स्ट्रीम को किसी एक फाइल के अंदर राइट कराना पड़ता है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन सर्वर के अंदर एक फाइल क्रिएट होगी जिसमें उस स्ट्रीम का डेटा पूरा टक 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 पूरा राइट किया जाएगा, और जब वो फाइल पूरी बन जाएगी इस एप्लीकेशन सर्वर के अंदर, हम क्या बोलेंगे ना, S3 की जो SDK होती है या S3 की जो API होती है उसको कॉल कराएंगे और बोलेंगे कि इस फाइल को S3 में पटको, करेक्ट, आ गया समझ में? तो इसका मतलब CSV में उसी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी अपन को। एग्जैक्टली बैकएंड में .txt, .csv, .pdf, .xml, .json कन्वर्ट करके, एग्जैक्टली राइट। अगर यूजर ने फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं किया तो .txt कर दो, बट अगर यूजर ने बोल दिया कि JSON फाइल है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको .json करके पटक सकते हैं, करेक्ट। तो हमने S3 पे अपलोड करवा दी वो फाइल, दिस मेक सेंस नाउ, ठीक है। S3 पे वो फाइल चली गई, तो S3 पे अगर जब फाइल वो चली गई तो S3 ने मान लो उस फाइल को जो अपलोड करा था तो हमने उसको रैंडमली कुछ भी लिंक दे दिया था, है ना, करेक्ट। अब S3 पे जब वो फाइल जाएगी तो हम उसको फाइल का नाम पहले से बता के भेजेंगे ना कि क्या नाम बनाना है, तो क्या नाम बनाओगे, ये कैसे पता करोगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, कैसे आप नाम जनरेट करोगे उस फाइल का? जैसे tiny URL बनाते, कोई भी आईडी, रैंडम आईडी, यूआईडी से बना देंगे, रैंडम आईडी यूआईडी से बना देंगे। लेट्स से तुम बोल रहे हो कि यूआईडी यूज कर लेते हैं, तो आप बोल रहे हो कि
UUID जो होती है 32 से 36 कैरेक्टर के अराउंड के होती है, yes। तो 36 कैरेक्टर की जो लॉन्ग URL जो बनेगी उसको आप S3 में अपलोड करने का ट्राई करोगे। उस फाइल के नाम को, नाम होगा कुछ भी 36 कैरेक्टर लॉन्ग, उसको फाइल .txt या डॉट जो भी है वो S3 में डाली आपने, और S3 में डालने के बाद अब वापस वो आपको मिल गया कि हाँ भाई अपलोड हो गई है फाइल। अब उस URL का क्या करोगे आप, मान लो आपको URL मिल गया कुछ भी 36 कैरेक्टर लॉन्ग डॉट समथिंग कुछ भी, अब उसका क्या करोगे? उसको यूजर को देंगे ना। उसको क्या डायरेक्ट यूजर को दे दोगे बड़ा वाला URL? नहीं, उसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। उसको शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो शॉर्ट कैसे करेंगे उस URL को? वही MD5 हैश लगा के। MD5 हैश लगा के, हाँ। ओके। लेट्स से आपने उसको MD5 हैश कंप्यूट करने का ट्राई करा, और उसका जो MD5 हैश आया वो तो ऑलरेडी यूजर के पास पड़ा हुआ था। मान लो आपके डेटाबेस में ऑलरेडी था, कोई और फाइल ने वो MD5 हैश ले रखा था, फिर क्या करोगे? नहीं ऐसा क्यों? हाँ, MD5 हैश तो देखेंगे ना कि यूनिक वाला वो लगा देंगे उस पे, यूनिक का स्ट्रेंथ वाला कि ये URL पहले से जनरेट नहीं होना चाहिए, वरना फिर से वापस से जनरेट करेंगे। तो फिर अगर फिर से आप जनरेट करोगे, फिर आप फिर से मतलब फाइल को अपलोड करने का ट्राई करोगे, फिर तो फाइल तो अपलोड हो चुकी है ना। ये तो अभी बोला अपन ने कि फाइल तो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं S3 पे। उसके बाद जब वो URL आया तब आप MD5 हैश कंप्यूट करने का ट्राई कर रहे हो, और फिर आप DB में चेक करोगे कि हाँ भाई अभी DB में इंसर्ट कर दो, पर DB बोलेगा ये तो ऑलरेडी है मेरे पास MD5 हैश। तो ये जो छोटा URL बना आपका ABCDEF, ये तो ऑलरेडी DB में पड़ा हुआ है ना, तो DB बोल देगा करके कि ये तो इंसर्ट नहीं कर सकते, इसके नाम से तो ऑलरेडी पहले एक फाइल जनरेट होकर पड़ी हुई है, तो ये तो नहीं चल पाएगा। तो अब क्या ऑप्शन बचा आपके पास? हम S3 बकेट में डालेंगे ना जब वो बड़ा URL जनरेट होगा, ओके। उससे पहले ही उसको MD5 हैश करके उसमें डालें, उस फाइल का नाम ही छोटा कर देते हैं। कोई हैश के थ्रू तो छोटा करना पड़ेगा ना भाई, क्या ऑप्शन है? हाँ करेक्ट, हैश के थ्रू छोटा करना पड़ेगा, बट अपलोड करने के बाद उसका हैश निकालोगे या अपलोड करने से पहले ही हैश निकालना प्रेफर करोगे? अपलोड करने से पहले ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो तुम बोल रहे हो कि अपलोड करने से पहले ही उस फाइल का हैश निकालोगे या फिर उस 36 कैरेक्टर लॉन्ग कंटेंट का हैश निकालोगे, और उस हैश को पहले DB में चेक करोगे कि इस नाम का हैश ऑलरेडी है क्या। अगर है तो उसको नया हैश जनरेट करवा दोगे, उस या नई UID बना के उसका नया हैश निकलेगा फिर, और अगर नहीं है तो उसको अपलोड करके यूज कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से आपने उसको अपलोड करा और इतनी देर में कोई दूसरी फाइल और आई, उसने भी सेम हैश जनरेट कर लिया, समझे? तो ऐसा भी हो सकता है ना कि पर्टिकुलर यूजर आईडी तो यूनिक होती है, बट यहाँ पे यूजर आईडी का फंडा नहीं है ना, क्योंकि हम अनोनिमसली भी अलाउड करते हैं। यहाँ पे यूजर आईडी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल अनोनिमसली कोई भी आके अपलोड करा सकता है। तो टाइम स्टैम्प रख लेंगे, एक ही टाइम पे तो थोड़ी ना आ जाएगी सब। एक टाइम पे 2 फाइल आ सकती है ना, अगर 1000 पेज पर डे अपलोड कर रहे हैं तो हो सकता है कि सेम मिली सेकंड पे 2 फाइल आ सकती हैं। टाइम स्टैम्प भी यूज नहीं कर सकते। या फिर फाइल की साइज और टाइम स्टैम्प दोनों तो सेम नहीं हो सकती ना, दोनों को मैच कर लेंगे। करेक्ट, तो हमको यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, एसेंशियली दैट्स द क्वेश्चन। करेक्ट, तो मोर और लेस ये फंडा है कि कैसे भी करके यूनिकली कम से कम चेक DB में लगा के मैं इसको जनरेट करवा पाऊँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस, है ना। पहली बात तो ऐसा नहीं कि यही एक जनरल तरीका है, बट क्या करो, जैसे ही सबसे पहले अपने पास फाइल आती है फ्रंट एंड से, ठीक है, तो यहाँ मेरे को फाइल मिली है ना, इस फाइल के लिए मैं क्या करूंगा ना, एक जैसे मैंने UID जनरेट करा दी है, ठीक है, इस UID का मैं निकालूंगा एक हैश, ठीक है, ये भी निकालूंगा मैं MD5 हैश, ठीक है, और उसके मैं उठा लूंगा शुरुआत के 5 से 6 कैरेक्टर, शुरुआत के इनिशियली 5 से 7 कैरेक्टर, ठीक है, उन कैरेक्टर को मैं अपनी DB में चेक करूंगा, है ना। अब मेरे पास एक DB की भी रिक्वायरमेंट आ गई, इसका मतलब एक DB भी होना चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर DB भी डाल दिया, DB के बारे में डिस्कस कर लेंगे अपन। 5 से 7 कैरेक्टर का URL में DB में चेक करूंगा कि क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या। अगर DB मेरे को बोल देगा कि नहीं ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, इस 5 से 6 कैरेक्टर की URL जो मैंने बनाई है, अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो मैं पहले से एक एंट्री DB में बना दूं और बाद में जब फाइल अपलोड हो जाएगी उसके साथ अटैच कर दूं, एक तो ये भी तरीका है, या फिर मैं पहले से एंट्री नहीं बनाऊं, है ना, क्योंकि मान ले बाद में फेल हो गया तो वो DB में एंट्री पड़ी रहेगी अबेंडेंट करके। तो मैं क्या करूंगा, 5 से 6 कैरेक्टर की जो मेरे पास बनी है उसी नाम से या फिर UUID के नाम से पहले तो मैं अपलोड करने का ट्राई करूंगा S3 पे, और S3 पे जब वो अपलोड हो जाएगी उसके बाद उस 5 से 6 कैरेक्टर का जो हैश मिलेगा उसको मैं DB में इंसर्ट करा दूंगा, और वो 5 से 6 कैरेक्टर का हैश मैं यूजर को एज ए लिंक प्रोवाइड करा दूंगा वापस से। मेक सेंस? तो UUID तो फिर मैंने भी तो बोली थी ना क्या? हाँ करेक्ट, UUID करेक्ट है, बट किस पॉइंट पे UUID से हैश निकालना है वो मैटर करेगा। फाइल अपलोड होने के पहले करने से पहले निकाल लोगे, पहले निकाल लो, क्यों बाद तक क्यों वेट करना है। आपने 5 MB की फाइल S3 में पहुंचाई, फिर आपको बाद में पता चला ओ शिट ये UID तो ऑलरेडी यूज हो रही है, अब तो मुझे नई UID बनानी पड़ेगी, तो 5 MB जो वहां डाला था वो तो चल गया ना,
टाइम बहुत तो लगेगा आप ना। बोल रहे हो कि फाइल को स्टोर वहाँ पे स्टोर करवाने से पहले यूआईडी के डिब्बे में जाके एग्जैक्टली चेक करोगे एग्जैक्टली यूआईडी एग्जिस्ट कर रही है हाँ तो यूआईडी तो हमेशा यूनिक ही बनती है ना बट ये यूआईडी यूनिक बनती है, बट चांस है कि यूआईडी भी क्लैश हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि यूनिक हमेशा बनेगी, स्टार्टिंग में वो यूनिक रहती है डेफिनेटली, क्योंकि चांस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं क्लैश होने के, बट आफ्टर अ वाइल यूआईडी भी क्लैश हो सकती है। तो अगर जब आपके पास मान लो 1,00,000 पेज, सॉरी 1000 पेज पर डे बन रहे हैं, तो 365 दिन साल में होते हैं। उसके बाद फिर 2 साल 5 साल बाद जब आपका डीबी ग्रो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तब आपकी यूआईडी ऑटोमेटिकली क्लैश होना चालू हो जाएंगे, राइट। तो तब आपके पास बहुत प्रॉब्लम आएंगी है कि आप फाइल अपलोड कर दो, तब पता चला ओ ये फाइल का नाम का हैश तो ऑलरेडी है मेरे पास, क्योंकि यूआईडी तो रिपीट हो गई है, तो मुझे फिर से नई यूआईडी बनानी पड़ेगी। अब आपके अप्रोच में यूआईडी बनाने के बाद फिर से फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, दैट्स रॉन्ग थिंग, राइट, क्योंकि डबल रीवर्क कर दिया आपने, है ना। तो यूआरएल जनरेट करो, फिर S3 पे अपलोड करो, ठीक है। तो यूआईडी बनाई, S3 अपलोड करा, उस हैश के नाम पे डीबी में एंट्री बना दी। तो डीबी की टेबल सिंपल है, डीबी की टेबल में कुछ ज़्यादा है नहीं। उसमें क्या होगा, सिंपल आपके पास एक आईडी होगी, एक यूआरएल का छोटा वाला लिंक होगा, और फाइल की यूआईडी होगी, जैसे जो भी मतलब आपने फाइल की जो फाइल नेम यूआईडी या फिर यूआरएल भी तो वही हुआ, यूआईडी तो हुआ ना, यूआईडी को स्टोर करने की नीड भी क्या है? नहीं, यूआरएल 5 से 6 कैरेक्टर का छोटा वाला हैश है ये हैश, ये हैश आप बार बार कंप्यूट थोड़ी करोगे, हैश बार बार थोड़ी कंप्यूट करेंगे अपन, समझ गए ना। यूजर को आप तो यूआरएल दोगे ना, हैश दोगे ना, छोटा वाला 5 से 6 कैरेक्टर का ABCDEF, इसको एक्सेस करते ही डीबी में आओगे और फाइल को वहां पे रीड करके और S3 फाइल को रिटर्न करना पड़ेगा क्लाइंट पे, समझा, अंडरस्टूड, राइट। अब ये हो गया, आप काम पूरा का पूरा मतलब अपलोड तो अपना डन हो गया। अब रीड कैसे करेंगे इसको, रीड करने के लिए बंदा क्या भेजेगा अपने पास, शॉर्ट यूआरएल भेजेगा, उस यूआरएल को मतलब मेरे पास MD5 हैश वाला यूआरएल भेजेगा वो, उसको मैं इस डीबी में इस यूआरएल पे करेस्पॉन्डिंग चेक करूंगा, यूआरएल पे इंडेक्स लगा के रखनी पड़ेगी, और इससे मुझे यूआईडी मिलेगी, उस यूआईडी से S3 फाइल रीड करके मैं यूजर को दे सकता हूँ। अब इसमें ऑप्टिमाइज क्या कर सकता हूँ ना मैं, कि बार बार कोई भी पेस्ट जो बनता है मेरे पास, उस पेस्ट को मेरे को बार बार S3 पे जाने की और रीड करके लाने की जरूरत नहीं रहेगी करके, इसको मैं CDN के थ्रू प्रॉपर्ली कर सकता हूँ। तो CDN में क्या होगा ना मेरा, कि जो मेरी S3 बकेट है यहाँ पे ये है ना, इसके पहले मैं एक CDN प्लेस कर देता हूँ, जैसे जो कि आपके पास क्लाउडफ्लेयर या फिर अकामाई ऐसे करके बहुत सारे CDNs होते हैं, या बनी CDN ऐसे करके ना, तो बहुत सारे CDNs होते हैं। तो S3 बकेट भले ही मेरी USA में या फिर इंडिया में, सिंगापुर में किसी एक जगह अवेलेबल होगी, बट मेरे जो CDN होते हैं वो अक्रॉस द ग्लोब बहुत जगह अवेलेबल होते हैं, करेक्ट। तो कोई भी फाइल की रिक्वेस्ट जब पहली बार मेरे S3 पे जाएगी, वो आएगी CDN के थ्रू। अब CDN पे अगर फाइल नहीं है तो मेरे एप्लीकेशन सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और वो S3 जाएगी, फिर S3 से आने के बाद कलेक्ट करना ज़्यादा इजी है, करेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम जब आप S3 से डेटा निकलेगा वो CDN पे आ जाएगा, तो CDN ने जब डेटा स्टोर कर लिया उसके बाद आपके पास उस यूआरएल करेस्पॉन्डिंग जो फाइल होगी उसको यूजर को उस CDN से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, रादर देन गोइंग टू S3 ऑलवेज। यस, मेक सेंस, वो अपने केस में रख लेगा CDN, वो अपनी कैश में रख सकता है CDN, राइट। सो इस तरह से CDN काम करेगा, तो S3 CDN और ये सब चीजें वहां से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। कुछ टाइम के लिए रेडिस में भी तो रख सकते हैं ना अपन, मान लो अभी बंदे ने जनरेट ही करा, 10 लोग खोल रहे हैं तो बार बार रेडिस से लाके दे देगा, रेडिस पे रख सकते हैं डेफिनेटली, बट रेडिस में एक फाइल का डेटा रखना ना एक फीजिबल सॉल्यूशन नहीं है और अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आप रेडिस में भी, मैं चैलेंज बताता हूँ, अगर आप इसको रेडिस में भी रखते हो तो रेडिस का जो बॉक्स होगा, जो रेडिस का जो सर्वर होगा आपका, वो भी अक्रॉस द ग्लोब तो आप डालोगे नहीं, किसी एक जगह डालोगे, लेट्स से US में आपने डाल रखा है, अब आपका यूजर इंडिया में बैठा हुआ है, इंडिया से वो USA में जाएगा तो नेटवर्क कॉस्ट तो फिर भी लगी रही है ना, बार बार उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। CDN में फायदा क्या मिल गया, इंडिया के CDN पे आके वो डेटा कैश हो जाएगा, इंडिया के CDN पे आके डेटा कैश हो इंडिया में जाएगा, डाल देंगे, USA में डाल देंगे ऐसा। CDN अपन मैनेज नहीं करते, CDN क्लाउडफ्लेयर अकामाई ये लोग मैनेज करते हैं। तो एक बार अगर आपने इनके CDN पे डेटा पहुंचा दिया तो ये ऑटोमेटिकली फिर रेप्लिकेट भी कर लेते हैं उस डेटा को। तो मान लो लेट्स से इंडिया में किसी यूजर ने आपकी फाइल को एक्सेस करने का ट्राई करा, तो इंडिया के CDN पे चेक किया जाएगा, इंडिया के CDN पे होगा नहीं वो डेटा, तो वो क्या करेगा ना S3 पे जाके डेटा को रीड करने का ट्राई करेगा, S3 से रीड करके CDN पे लाएगा वो, तो उस यूजर को तो पहली बार टाइम लगेगा तो उसको फाइल दे दी उसने, बट नेक्स्ट टाइम सेम अगर कोई डिफरेंट पर्सन इंडिया के थ्रू ही CDN पे जाके पहले डेटा को लेने का ट्राई करता है, तो उससे पता चलेगा कि CDN के पास डेटा फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो CDN से रिटर्न कर देगा। तो इस केस में वापस फाइल मेन सोर्स सर्वर से आने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही लोकल सर्वर से फाइल को सर्व कर सकते हो, विच विल बी वेरी फास्ट, क्योंकि नेटवर्क हॉप बचा लिया आपने। एक पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए ऑलमोस्ट 250 मिलीसेकंड का टाइम लगता है, अगर आप अक्रॉस द ग्लोब सर वैसे ना जाके डेटा लेके आते हो तो वो काम नहीं करना है, लोकल सर्वर से डेटा पहुंचाओ, उसमें CDN आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब CDN क्यों,
क्योंकि एक बार जिस फाइल को आपने अपलोड कर दिया उसका कंटेंट तो चेंज होने से रहा। जिस फाइल का मैंने पेस्ट मारा उसका कंटेंट तो चेंज नहीं कर सकते अपन, अभी के लिए फंक्शनलिटी दे नहीं रखी ना, तो सीडीएन परफेक्ट चॉइस है फिर उसके लिए। क्योंकि कंटेंट जब एक बार आपने अपलोड कर दिया, यूजर उसको यूज करने लग गया, तो प्रॉब्लम क्या है? कोई बात नहीं, सीडीएन चल दो फिर, तो किसको प्रॉब्लम है? राइट, दिस मेक सेंस राइट? अभी तक जो बताया, लाइक दिस इज क्लियर नो हाउ इट इज वर्किंग, क्यों हमें यू यूज करना चाहिए, क्यों नहीं दूसरा पार्ट यूज करेंगे ना। तो इस तरह से आपको ये पेज वाला कंपोनेंट बनाना है। अब कल को अगर डीबी में एंट्रीज ग्रो होने लग जाती हैं, लेट्स से आपका डीबी भी ग्रो हो सकता है, लेट्स से S3 ग्रो होता है, तो S3 ग्रो हो रहा है, S3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि S3 मैनेज कौन करता है? AWS मैनेज करता है, तो उसकी स्केलेबिलिटी का पार्ट पूरा AWS मैनेज करेगा। ठीक है, आप बकेट में 1 GB 1 MB 1 टेराबाइट 1 पेटाबाइट जितना भी डेटा आपको ग्रो करना करते जाओ, यू कैन कीप ऑन अपलोडिंग डेटा। AWS जाने उसकी प्रॉब्लम जाने, क्योंकि वो हमारे हाथ में, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि S3 के बारे में अब AWS ने पहले से बोल रखा है कि हम सुपर स्केलेबल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है, यू जस्ट पुट योर फाइल इन S3, उसके बाद आप भूल जाओ, टेंशन मत लो। लेकिन DB भले ही AWS मैनेज करता है, बट उसका स्टोरेज जो है वो आपकी चैलेंज है कि कितना डेटा आप DB में डालते हो। अब जैसे आपकी DB में सिंगल टेबल है, ये ग्रो होती गई, इतना अगर डेटा ग्रो हो गया तो आप इस DB डेटाबेस को कैसे मैनेज करोगे? चैलेंज आएगा ना। तो इस इवेंचुअली हो सकता है कि आपको इस डेटाबेस को भी शार्ड करना पड़ जाए, है ना। तो इसमें भी आपको मल्टीपल सर्वर डाल के रखने पड़ सकते हैं, करेक्ट। तो सोचना पड़ेगा कि लाइक शुड बी यूज MySQL, शुड बी यूज NoSQL। अगर नॉर्मल शार्डिंग करनी है तो फिर NoSQL यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको किसी 2 टेबल के अक्रॉस ज्वाइन करना है तो जरूरत पड़ेगी। अब 2 टेबल के अक्रॉस ज्वाइन तब करना पड़ेगा जब लेट से आपको यूजर के वाइज परमिशन वगैरह का टेबल भी बना के रखना पड़ रहा है ना। मान लो मेरे पास एक यूजर है, उसका सारा फाइल का डेटा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक DB सर्वर में होना चाहिए, हाँ, ताकि उनके बीच में मैं ज्वाइन लगा पाऊँ। और अगर ज्वाइन लगाना पड़ेगा तो मेरे को फिर SQL डेटाबेस यूज करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द केस आप यू कैन डिस्कस विद योर गूगल डॉक में तो हाँ वही पेज एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि एक यूजर टेबल बनेगी, यूजर परमिशन टेबल बनेगी, बहुत कुछ हो जाता है। यूजर आईडी को एक्सेस देना है, एग्जैक्टली। तो उस केस में SQL डेटाबेस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल टेबल होगी जिनके बीच में ज्वाइन लगेगा। तो शार्डिंग नॉर्मल ऐसे नहीं कि उठा के बस फैला दिया डेटाबेस ना, NoSQL बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। इसमें तो हर किसी को परमिशन है, तो एग्जैक्टली। तो इनिशियल टाइम में अगर इतनी सी रिक्वायरमेंट है तो हम NoSQL यूज कर सकते हैं, बट अगर आपकी और रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है वो सब, तो फिर MySQL डेटाबेस बेटर चॉइस है इस केस में। ठीक है, तो दिस मेक सेंस राइट नाउ कि क्यों पूरा का पूरा इतना सारा फंडा रहा, कैसे हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ पेस्टबिन वर्क्स, और यही पेस्टबिन का फंडा है। ठीक है, पेस्टबिन के बारे में ऑनलाइन भी देख सकते हो, कहीं पे भी कोई भी एक नॉर्मल वीडियो को पढ़ लेना, बट ओवरऑल दिस इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम पेस्टबिन। किसी और वीडियो में कोई और पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, इसका पासवर्ड आई टेल यू, लेट मी स्टॉप द वीडियो।